नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट सिस्टम। राइट, ये टॉपिक काफ़ी रेलिवेंट रहा था आपके यूपीएससी प्रीलिम्स बेस्ड के लिए, काफ़ी ज़्यादा है। अभी मैं इसमें बहुत सारे बेसिक टर्म्स आपको बताऊँगा और उस टर्म्स को आप याद रखें, क्योंकि क्लास 11th में जो भी टर्म्स मैंने आज यहाँ बता रखे हैं वो सारे का आपके यूज आएंगे क्लास 11th के लेक्चर्स में और क्लास 12th के लेक्चर्स में। वो हायर है और यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए वहीं से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। यहाँ से बहुत सारे स्टेटमेंट निकल के आते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी है और बहुत सारे जो स्टेटमेंट होंगे, कीवर्ड्स होंगे, वो आप यहाँ याद रखें। ऑलरेडी मैं क्लास 10th का पहला चैप्टर, सेकेंड चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। राइट, इस लेक्चर में क्या होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बेसिक डिटेल आपको दे देता हूँ। देखिए, जो भी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट स्टेट पीसीएस और एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आप इस लेक्चर को देख सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। और ये लेक्चर उसी तरह से डिजाइन किया है। क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, देख सकते हैं नॉलेज के लिए, बट आपके लिए उतना रेलिवेंट ये लेक्चर होगा नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने मनी एंड क्रेडिट सिस्टम से। देखिए, सबसे पहली बात बता देता हूँ आपको कि मनी की शुरुआत कैसे होती है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास स्टार्टिंग होती थी बार्टर सिस्टम की। गाइस, बार्टर सिस्टम की। अब बार्टर सिस्टम में होता क्या था? बार्टर सिस्टम में आपको मैं फिगर भी दिखा देता हूँ। बार्टर सिस्टम में होता क्या था? देखिए, ये फिगर आपके सामने दिख रहा होगा आपको, ये है बार्टर सिस्टम में। बार्टर सिस्टम में क्या होता है? एक इंसान के पास एक कमोडिटी होती है, दूसरे के बाद दूसरी कमोडिटी होती है, और दोनों एक दूसरे के बीच में क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। राइट, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़। राइट, कमोडिटीज़ के बीच में एक्सचेंज को बार्टर सिस्टम कहते हैं। पहले इस तरह से कुछ ट्रेड होता था इकोनॉमी में, जब छोटे स्केल्स में होती थी ये सारी इकोनॉमी में, इस तरह से ही काम होता था। फिर चीज़ें बदली तो उसके बाद क्या आया आपके पास? धीरे धीरे हम लोग बार्टर सिस्टम से आपके आगे कमोडिटी सिस्टम में दिखाने रखा है। ये भी एक बार्टर सिस्टम का एग्जांपल आपके सामने दिख रहा है ये। राइट, इसमें इस इंसान के पास एक गोट है, उसके पास क्या है? कुछ सेब है। राइट, एप्पल्स हैं, और ये एप्पल इसको दे रही है और गोट इसको ये मिल जाएगी। तो इस तरह से भी बार्टर सिस्टम आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा एक बीच में आएगी एक कमोडिटी मनी आती है। क्या आती है? कमोडिटी मनी। अब कमोडिटी मनी में क्या होता है? जैसे आज प्रेजेंट डेज में आप पेपर करेंसी यूज करते हैं, वहाँ पर क्या यूज होता था? आपके कॉफ़ी बीन्स यूज होते थे एज ए करेंसी। क्या यूज करते हैं गाइस? ये मनी का इवोल्यूशन है। बार्टर सिस्टम के बाद हम कमोडिटी मनी में जाते हैं। ये इवोल्यूशन हो रहा है। मनी कहाँ से आई है? इवोल्यूशन। बार्टर सिस्टम से कमोडिटी मनी में, कमोडिटी मनी से आपके मेटालिक मनी में, मेटालिक से पेपर में, राइट, पेपर से प्लास्टिक मनी में, प्लास्टिक मनी से आप आज प्रेजेंट में देख रहे हैं वर्चुअल करेंसी, जिसे बिटकॉइंस के नाम पे और अदर भी वर्चुअल करेंसी, डिजिटल करेंसी के नाम आप दे रहे हैं। राइट, ये सारी चीज़ें हैं। मनी का इवोल्यूशन इस तरीके से हुआ है। तो यहाँ पर क्या कर रही है ये महिला? एप्पल दे रही है इसको और इससे कह रही है कि ये गोट मुझे दे दो। राइट, यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ये बार्टर सिस्टम का एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है। उसके बाद चीज़ें और चेंज होती हैं और हमारे पास आ जाती है इस टाइप की करेंसी। राइट, मेटालिक मनी, जिसकी मैं बात कर रहा था। अब क्या होने लगा? जो दो बीच के, अब में क्या है? दो लोग हैं, यहाँ पर ए पर्सन है, राइट है, ए पर्सन है, यहाँ पर एक बी पर्सन है। अब इन दोनों के बीच में क्या होता था? ट्रेड करना है, तो ये क्या करते थे? दोनों के बीच में आप चीज़ों का एक्सचेंज नहीं करते थे। इसके पास एप्पल है, इसके पास गोट है। राइट, एक्सचेंज चीज़ों का नहीं करेंगे। अब ये क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे इसको। ये अगर इससे कोई भी चीज़ खरीदनी है तो क्या करेगा? ये गोल्ड कॉइन इसको देगा और ये गोल्ड कॉइन इसको ये सामान दे देगा। अब इस सामान से ये कुछ और चीज़ भी खरीद सकता है, टोमेटो, पोटैटो, कुछ भी ये खरीद सकता है। देखिए, राइट, इस तरह से हुआ। फिर उसके बाद आइए आपकी, अभी बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इसके अंदर जाएंगे। फिर उसके बाद आएगी आपकी ये पेपर मनी, आपको इसमें देखते हैं। राइट, उसके बाद कार्ड सिस्टम आता है आपका, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। राइट, अब आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर रहे हैं, डिजिटल मनी आ गई है आपकी। राइट, और आप नए रिसेंट में देख रहे हैं तो आपको वर्चुअल करेंसी देखने को मिल रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। राइट, क्रिप्टो करेंसी अभी रिसेंट में। तो इस तरह से मनी का इवोल्यूशन हुआ है। उनके ड्रॉबैक्स देखिए, कोई भी चीज़ इवॉल्व हो रही है तो बार्टर सिस्टम में कुछ फ्लॉस थे, तो उन फ्लॉस को ओवरकम करने के लिए कमोडिटी मनी आई।
कम्युनिटी मनी में कुछ ओवरफ्लोज थे, उसमें से मेटालिक आई, और मेटालिक में कुछ ओवरफ्लोज थे, तो आप पेपर करेंसी में, डिजिटल करेंसी में हम लोग पहुंच गए हैं, और आज क्रिप्टो करेंसी में हम लोग जा चुके हैं। तो इस तरह से मनी का इवोल्यूशन होता है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली डिफाइन करेंगे कि मनी का इस्तेमाल कैसे हुआ और किस तरह से किया जाता है, राइट। बार्टर सिस्टम के प्रॉब्लम क्या थे वो बता देता हूँ आपको मैं। इस चैप्टर के अंत में वो चीज़ दी गई है, पहले मैं आपको वही चीज़ें एक्सप्लेन यहाँ पर मैं पहले कर देता हूँ। देखिए, बार्टर सिस्टम के फ्लॉज अगर मैं बताऊँ तो बार्टर सिस्टम में क्या चाहिए, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मतलब दोनों की सहमति होना इसमें जरूरी है, राइट। क्या होनी चाहिए, दोनों ही पार्टीज की सहमति। जैसे ए पर्सन है यहाँ पर, राइट, और यहाँ पर क्या है, एक दूसरा बी पर्सन है, राइट। इसके पास टोमेटो है, इसके पास वीट है, राइट। इसको चाहिए वीट, तो क्या कह जाएगा, ये इसके पास जाएगा और इससे कहेगा आप मुझे वीट दे दीजिए, मैं आपको टोमेटो दे दूंगा। मान लीजिए ये पर्सन क्या है, इसको वीट टोमेटो नहीं चाहिए, तो क्या कर सकता है, मना कर सकता है। तो दोनों की सहमति चाहिए कि नहीं, बता। इसको तो वीट चाहिए बट मिलेंगे नहीं क्योंकि उसको वो नहीं चाहिए। इस पर्सन को मान लीजिए सूज चाहिए, तो सूज के बदले में ही ये वीट देगा। तो क्या करना पड़ेगा, एक थर्ड पर्सन है जो सूज बेच रहा होगा, राइट। थर्ड पर्सन क्यों क्या हो रहा होगा, सूज बेच रहा होगा। अब क्या करेगा यहाँ पर से, ये पर्सन इसको वीट चाहिए तो पहले सबसे सूज वाले के पास जाएगा। अब ये भी जरूरी नहीं है कि इसको टोमेटो, तो मान लीजिए टोमेटो दे देता है, टोमेटो में सूज दे देता है। अब ये इसके पास जाएगा, सूज इसको देगा और इसको वीट मिलेगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, दो चीज़ें, प्रॉब्लम क्या होगी, एक तो डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट होगी, और दूसरा आपका हो जाएगा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, मोर टाइम कंज्यूम, राइट। टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है कि नहीं, बता। दूसरी चीज़ है आपको, तीसरी चीज़ है यहाँ पर आपका टाइम भी कंज्यूम हुआ, राइट। और तीसरी चीज़ होगी आपका यहाँ पर ये पेरिसेबल आइटम भी है। विद टाइम क्या होगा, इसकी वैल्यू भी खत्म होगी, राइट, वैल्यू डिक्रीजमेंट, राइट। तो इतने सारे प्रॉब्लम थे। तो उसके बाद आती है आपकी नई करेंसी लेके आती है, आपका नई चीज़ आएगी कमोडिटी मनी। अब कमोडिटी मनी में क्या होता था कि जिस तरह से आज हम करेंसी के थ्रू चीज़ों को खरीदते हैं, तो कमोडिटी मनी में भी यही चीज़ें होती थी, बट आपका पेपर फॉर्म में नहीं होता है, वो कोई चीज़ होगी। जैसे एज़टेक सभ्यता थी, आपको वहाँ पता चलेगा साउथ अमेरिका में एज़टेक सभ्यता थी। वो क्या यूज करते थे, वो यूज करते थे कोको बीन्स। क्या यूज करते थे गाइस, कोको बीन्स। अभी इंडिया में देखेंगे उड़ीसा में, तो आप यहाँ पर काउरीज यूज होते थे। आपने ना सील से, आप जब समुद्र के किनारे जाते हैं तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी, आपको नदी किनारे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस तरह से इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट। तो क्या कराएगा, इस इंसान के पास क्या है, कोई चीज़ है, इस इंसान के पास कोई चीज़ है, राइट। दोनों को खरीदना है, तो यहाँ पर ये कोको बीन इसके पास ले जाएगा और इसको कहेगा कि मैं आपको 10 कोको बीन दे दूंगा, आप मुझे वीट दे दीजिए। अब इस कोको बीन से वो सूज भी खरीद सकता है, कुछ भी हो गया। तो मतलब प्रॉब्लम सॉल्व होगी, डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट की जो प्रॉब्लम थी वो होगी, सॉल्व होगी। और यहाँ पर टाइम भी कम कंज्यूम हो गया, पेरिसेबल भी कम पेरिसेबल है, पेरिसेबल तो है, अभी भी प्रॉब्लम है पेरिसेबल की, राइट। कोको बीन्स खराब हो जाएंगे कुछ वक्त के बाद, 5, 6, 7 साल बाद या 1-2 साल बाद उसके वैल्यू कम होने लग जाएगी, राइट। उनमें फंग लग सकती है, जंग लग सकती है, डिजीजेस के प्रोन है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, इनकी ये प्रॉब्लम भी है इसके साथ। तो इसके बाद क्या होगा, इवोल्यूशन आ जाएगा। थर्ड चीज मैंने आपको बोली थी, मेटालिक मनी, राइट। क्या आता है गाइस, मेटालिक मनी। अब मेटालिक मनी में क्या हो रहा होगा, इसमें मेटल्स होंगे, प्रीशियस मेटल। बेसिकली क्या है, प्रीशियस मेटल्स सबसे पहले तो आपके क्या होंगे, गोल्ड, सिल्वर, मैंने आपको दिखाया था फिगर, राइट। कॉपर भी होता था, और भी मेटल होते थे, शीशा यूज होता था आपका, लाइक सिलिकॉन से बनते थे, राइट। तो इतनी सारी चीज़ें होती है। बेसिकली इसमें जो फेमस आपको दिखेंगे 3 मेटालिक कॉइन्स आपको देखने पड़ेंगे, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। अब ये देखेंगे आप, इसका इस्तेमाल एंशिएंट इंडिया में भी देखेंगे, आपको मॉडर्न पीरियड में भी देखने को मिलेगा, आपके गुप्ता पीरियड में भी देखेगा, राइट। उसके बाद आगे देखेंगे तो हर्षवर्धन आएगा, उसके बाद आएंगे तो मुगल पीरियड में भी आपको देखने को मिलेगा, जिसे रुपया और दाम भी कहते हैं। अकबर पीरियड में आपको दिखेगा, राइट। तो इस चीज़ को अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो आप आर्ट एंड कल्चर में कॉइन्स वाला चैप्टर जरूर पढ़ लें। आई थिंक सो नए वाले एडिशंस में 24 नंबर का वो चैप्टर है, उसे एक बार जरूर देख लें, राइट। ये चीज़ें होगी आपकी मेटालिक मनी की। तो मेटालिक मनी के साथ क्या प्रॉब्लम थी, डीबेसमेंट की प्रॉब्लम थी। अब डीबेसमेंट क्या होता है मैं वो भी बताता हूँ, राइट। डीबेसमेंट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अभी ये गोल्ड कॉइन का 10 ग्राम है, 10 ग्राम में 5 किलो पोटैटो आते हैं, मान लीजिए अभी 10 ग्राम का एक कॉइन है, उसमें 5 किलो आते थे। तो क्या हुआ, कॉइन, राजा क्या करता था, राजा के जब
खजाने में पैसे की कमी हो जाती थी, तो क्या करता था, इसकी जो करेंसी है इसमें से जो ग्राम है, तो आप इसको 9 ग्राम का बनाया था, करंट कॉइन का साइज में से क्या हो, उसका वेट घटा देता था। क्या घटा देता था, उसे कहते हैं डिबेसमेंट कहते हैं। तो आप वेट घटा देता था, क्या हो गया 9 ग्राम में, 9 ग्राम का हो गया तो 5 किलो। आप क्या होगा, जो लेने आएगा कस्टमर, तो क्या करेगा, अब उसमें से घट चुका है तो क्या करेगा, इससे पास क्या हो गया, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, राइट। अब उसमें भरोसा नहीं रहा उसको, राइट, फेथ नहीं रहा उसको राजा के में। इसी तरह से बहुत सारे राज्य ऐसे गिरे। और ऐसा कहाँ देखा गया, औरंगजेब के टाइम में आपको देखा जाएगा आपको, राइट। औरंगजेब के टाइम में आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स देखने की। उन्होंने भी कॉपर कॉइन्स पहने जो 20 ग्राम के होते थे, 20 ग्राम के कॉपर कॉइन्स हो गए थे, उसमें से उसका मेटल डिबेसमेंट करके उसने क्या करा, कुछ 18 ग्राम के रख दिए, राइट। तो इससे क्या हो जाएगा, उसका लोगों का उस पर फेथ हटने लगा और एक अच्छा राजा नहीं कहलाया। जब भी ऐसा होता है तो सत्ताएं गिरती हैं और सत्ताएं चेंज होती हैं, राइट। ऐसी चीज़ें तभी देखेंगे आप, औरंगजेब के बाद मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। तो ये सारी चीज़ें थी। अब आप प्रेजेंट टाइम में इन्हीं का प्रॉब्लम क्या थी, डिबेसमेंट के साथ साथ एक और दूसरी प्रॉब्लम थी, जो इंट्रांसिक वैल्यू थी। अब देखिए एक चीज़ बताता हूँ, इंट्रांसिक वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ये टर्म से अभी बता रहा हूँ गाइस, अभी लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं, तभी आप वो आगे चीज़ें आपको समझ में आएगी। इंट्रांसिक वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या अंतर है। किसी भी चीज़ की एक इंट्रांसिक वैल्यू होती है, मतलब एक खुद की वैल्यू होती है, राइट, खुद की वैल्यू। अब क्या होता है, गोल्ड, मान लीजिए गोल्ड का कॉइन था, मेटालिक मनी के साथ प्रॉब्लम बता रहा हूँ, गोल्ड का कॉइन था, राइट। अब गोल्ड क्या है, दो चीज़ों के काम आ सकता है। एक तो आप ट्रेड कर सकते हैं उसके थ्रू, कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं मार्केट में, राइट, जो भी आपको चीज़ें खरीदनी है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, गोल्ड से आप कर सकते हैं ज्वेलरी बना सकते हैं, राइट। क्या बना सकते हैं, ज्वेलरी बना सकते हैं, राइट। इसका यूज भी है, राइट। आप क्या करते थे, मान लीजिए ये गोल्ड कॉइन है 10 रुपये का, क्या है 10 रुपये का गोल्ड कॉइन है, इसके फेस वैल्यू में लिख रखा ऊपर 10, तो क्या हो जाएगा, इससे 10 रुपये की मान ले एक किलो पोटैटो आते हैं, राइट, पोटैटो आते हैं। तो 10 रुपये मार्केट में गया और 1 किलो पोटैटो वो खरीद के ले आया। अब 1 किलो पोटैटो वो खरीद के लाया 10 ग्राम से। अब मैंने क्या करा, इसी कॉइन को, पोटैटो, इसी कॉइन को क्या करा मैंने, पिघला दिया। पिघलाने के बाद क्या हुआ, इससे मैंने सोना बना दिया, सोना बना दिया इससे पिघलाने के बाद, और इसको मैंने मार्केट में इसको सोने के तरीके में ज्वेलरी बना के इसको बेच दिया। मान लीजिए वो ज्वेलरी से उससे मैंने, अब 1 किलो टमाटर, अब पोटैटो आते थे, मैंने बहुत महंगी उससे 20 रुपये के चीज़ें खरीद दी, राइट, 20 रुपये का बना दिया, उसको पिघला के मैंने 20 रुपये की ज्वेलरी बेच दी। तो इसकी क्या होगी, इंट्रांसिक वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा है। इसको पिघला के मैं कुछ और बना के उसको बेच रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई है इन कंपेरिजन टू उसकी फेस वैल्यू से। तो मेटालिक मनी में प्रॉब्लम यही थी कि उसकी इंट्रांसिक वैल्यू क्या होती थी गाइस, इंट्रांसिक वैल्यू इज मोर देन दैट इट्स फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब उसके ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है, जैसे 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का कॉइन, राइट, 100 रुपये का नोट, जो ऊपर लिखा होता है उसे फेस वैल्यू कहते हैं। और उस जो जिस मेटल से या जिस मटेरियल से बना होता है उसकी इंट्रांसिक वैल्यू कहलाती है। अभी प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे तो जो कॉइन्स हैं, आपके कॉइन्स हो गए, आपका पेपर करेंसी, अभी 100 रुपये का नोट है, 100 रुपये का नोट को मैं पिघला लूँ या जला दूँ तो उसकी कोई वैल्यू है। तो इट मीन्स आपको यहाँ से पता चलता है कि जो पेपर करेंसी है आपकी, उसकी इंट्रांसिक वैल्यू क्या है, लेस देन है उसकी फेस वैल्यू से, राइट। अब इससे क्या होगा, लोग चोरी नहीं करेंगे, करप्शन कम होगा, राइट, इसका डिबेसमेंट भी नहीं हो सकता है। तो जो भी प्रॉब्लम मेटालिक मनी के साथ थी वो यहाँ पर पेपर करेंसी के साथ सॉल्व हो जाती हैं। बट एक प्रॉब्लम आई थी जब हम लोग क्या करते थे, 5 रुपये का सिक्का होता था। अभी मैं आपको ये भी चीज़ दिखा देता हूँ, पुराना 5 रुपये का सिक्का आपने अगर देखा होगा अपने टाइम में, तो मैं एक चीज़ वो दिखा देता हूँ, 5 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, ठीक है गाइस। ये देखिए जो पुराना वाला जो 5 रुपीज़ कॉइन होता था, इसका दिखा देता हूँ आपको, जो पुराना वाला 5, ये जो 5 रुपीज़ का कॉइन था, अभी आपको मैं इससे प्रॉब्लम क्या हुई थी। अब इसमें भी गवर्नमेंट बहुत सारे चेंजेस लाई उसके बाद। इसके साथ प्रॉब्लम क्या हुई थी, इस 5 रुपीज़ जो कॉइन था, इसमें क्या कर रहा था, बांग्लादेश के वहाँ ये एक्सपोर्ट होते थे। इसकी क्या होती, फेस वैल्यू से ज़्यादा इसकी इंट्रांसिक वैल्यू हो चुकी थी, राइट। पेपर के साथ तो हमने जो नोट छापे जा रहे थे उसके साथ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, क्योंकि उसको जला के भी कुछ पैसा मिलने वाला था नहीं उसकी, क्योंकि 100 रुपये का नोट है, उसको जला लूँ तो मुझे कुछ पैसा मिलेगा नहीं, मुझे लगता नहीं है उसके ऐस से मुझे 1 रुपया भी मुझे कोई देने को तैयार होगा,
राइट, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो करप्शन खत्म हो गया, राइट, डिबेसमेंट की प्रॉब्लम खत्म होगी। बट 5 रुपए के कॉइन के साथ क्या हुआ, देखो अभी रिसेंटली में अगर देखेंगे तो आपको कॉइन से देखेंगे तो वहाँ पर उनका एक तो वेट घटा दिया, उसमें से मेटल का जो था वो मेटल घटा दिया है। दूसरा आप देखेंगे वो पतले भी आ रहे हैं, बहुत सारे पतले आएंगे और बहुत छोटे भी आ रहे हैं। अब 1 रुपये का सिक्का जो पहले के होते थे वो बहुत बड़े आते थे, अब के सिक्के देखोगे तो आप बहुत छोटे आते हैं। और 10 रुपये का कॉइन में आप देखोगे तो 2 टाइप के मेटल यूज होंगे, अंदर साइड से आपका रहेगा ऐसा भूरा भूरा रहेगा और साइड में आपको गोल्डन कलर का कुछ ऐसा दिख रहा होगा, राइट। तो वहां पर गवर्नमेंट आई क्यूप्रो निकल, राइट, निकल और क्रोमियम को इस्तेमाल करने लगी, 2 टाइप के मेटल इसमें इस्तेमाल करने लगी, राइट। अब ये ऐसा इस्तेमाल करना क्यों करा, ये चीज मैं आपको बताता हूं। ये शुरुआत होती है आपको जब ये 1999 में ये जो कॉइन आया होगा, तो इसका बहुत मोटा सा कॉइन होता था, राइट। तो क्या होता था, यहां पर के जो लोग होते थे यहां से इस कॉइन को बांग्लादेश एक्सपोर्ट कर लिया जाता था, राइट। जो स्मगलर्स होते थे वो 5 रुपए के कॉइन को एक्सपोर्ट करते थे। अब एक्सपोर्ट करने के बाद क्या करते थे, इसका कर रहे थे, इसको पिघला के मेल्ट करके क्या बना देते थे, ब्लेड्स बनाते थे। अब क्या हो गया था, जब ब्लेड्स क्या बनाते थे तो ये ब्लेड क्या होती थी, इसी मेटल के कॉइन से 10 ब्लेड बन जाती थी और जो उनकी कॉस्ट बन जाती थी वो 10 रुपए बन जाती। तो मतलब फेस वैल्यू से इसकी ज्यादा हो गई इसकी इंट्रांसिक वैल्यू, राइट। फेस वैल्यू क्या होगी, कम होगी इन कंपैरिजन टू इसकी इंट्रांसिक वैल्यू। तो क्या होगा, बहुत सारा स्मगलिंग होने लगी, राइट। स्मगलिंग होने लगी तो स्मगलिंग होने से क्या हो गया, करप्शन बढ़ने लगा, राइट। तो गवर्नमेंट ने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करा, क्यूप्रो निकल, नए टाइप के कॉइन्स, क्यूप्रो निकल टाइप के कॉइन्स को 2 मेटल का इस्तेमाल करके और उसमें से मेटल की जो वेट भी था वो भी उसमें घटा दिया, जो नए कॉइन्स में आपको देखने को मिलेंगे जिसमें 2 टाइप के मेटल को इस्तेमाल किया जा रहा था। तो इस तरह से अब देखो 5 रुपए का कॉइन आपका रिसेंट में देखोगे तो इस तरह का कुछ दिखता है, राइट। अभी इस फिगर को आप देख रहे हैं तो ये थे प्रॉब्लम थी हमारी मेटालिक की। उसके बाद पेपर करेंसी में आई, आपको ये चीज पता। अब हम लोग बात करेंगे, यहां पर आपको मैंने थोड़ा सा एक ब्रीफ हिस्ट्री देने की कोशिश करी कि मेटल का या पेपर करेंसी का इवोल्यूशन कैसे होता है और आज हम लोग क्या एटीएम एक्सचेंज और डायरेक्टली यूपीआई भीम कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। तो हम लोग ये चीज़ें मैंने बेसिक आपको चीज़ें बता दी हैं। मेटल का यूज किस लिए होता था, मतलब सॉरी मेटल का नहीं, मनी का इस्तेमाल। अब मनी आई है तो कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। तो मेटल का 2 यूज होते थे, एक तो है मेजर ऑफ वैल्यू, राइट। जैसे आप कोई एक चीज़ है इसको नापना है, आपने कोई लेंथ को नापना है तो आपके पास इंच टेप होता है, उससे आप नाप लेते हैं कि हाँ 10 मीटर है, 20 मीटर है, 30 मीटर है, राइट। अब मान लीजिए आपको एक मैगी का पैकेट है, बिस्किट का पैकेट है, उसको नापना है, उसकी वैल्यू का नापना है। तो उसकी वैल्यू को नापने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मनी का इस्तेमाल करेंगे। या आपकी इनकम कितनी है, राइट, आपकी सैलरी कितनी है, आपका वर्क कितना, वर्क को नापना है, राइट। तो उसके लिए क्या है, आपका इनकम है, इनकम क्या है, मनी है, राइट। तो मनी का इस्तेमाल क्या हुआ, मेजर ऑफ वैल्यू के लिए पहला चीज है, राइट। दूसरा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए, राइट। एक मीडियम प्रोवाइड किया उसने एक्सचेंज करने के लिए गुड्स के बीच में, इंटरमीडियरी। मतलब एक चीज बात करेंगे, 2 कमोडिटी के बीच में एक मनी आ गई है जो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम कर रही है, दोनों को मिला रही है, सुविधा प्रोवाइड कर रही है। ऐसा बार्टर सिस्टम में नहीं था, जो चीज मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रहा है। वहां पर डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट चाहिए थी आपको, और इसीलिए बार्टर सिस्टम को हम लोग कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी, अभी मैंने आपको सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या क्या फ्लॉज थे बार्टर सिस्टम में। तो आज हम लोग पेपर करेंसी में पहुंच चुके हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दी हैं, ये आप जरूर याद रखें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, राइट। करेंसी के बारे में आपको बता दिया, राइट। करेंसी के बारे में आपको मैंने क्या बताया कि पहले क्या होती थी, पेपर करेंसी आई, गोल्ड कॉइन आए, सिल्वर कॉइन्स आए, मेटालिक मनी आई, करेंसी आई, राइट। उनका सारा कुछ ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए होने लगा, राइट। अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर मैंने फेस वैल्यू के बारे में भी बता दिया, उसके मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में बता दिया है। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, जो चीज इसमें आपको लिखी है, इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। अब इशू करने का अथॉरिटी है, अब यहां पर आएगा इशू करने के लिए। और मान लीजिए अब मैं घर पे हूं, बैठा हूं, मैं ही एक 5 रुपए का नोट बनाता हूं। क्या बाजार में जाके मुझे वो चीज़ों का, मुझे बिस्किट खरीदना है और बाजार में जाके मैंने कहा ये 5 रुपए का मुझे बिस्किट दे दो, क्या वो एक्सेप्ट करेगा? क्या दुकानदार वो कहेगा नहीं ये तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ऐसा क्या है कि दूसरे नोट को वो एक्सेप्ट कर रहा है, मेरे वाले नोट में क्या खामी है भैया? मेरा नोट सुंदर नहीं है क्या मेरे नोट में कलर नहीं है, उसके उसमें कलर अच्छे कलर हैं, राइट। तो यहां से कॉन्सेप्ट आता है एक चीज का, यहां पर आएगा आपका फेट मनी, लीगल टेंडर, राइट, टोकन करेंसी। तो ये चीजें आपको 3 चीजें आपको समझनी होंगी इससे पहले कि मैं आगे की तरफ बढ़ूं। फेट मनी क्या होना चाहिए, उसके लिए 2 कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है आपकी कि वो
पेपर के फॉर्म में हो, मेटल के फॉर्म में हो या वर्चुअल फॉर्म में हो, राइट। ये पहली कंडीशन होगी आपकी। दूसरी कंडीशन वो किसके द्वारा इशू की हो, या तो किसी क्वीन के द्वारा, किंग के द्वारा, जैसा आपको इंग्लैंड में देखने को मिलेगा, या किसी गवर्नमेंट के द्वारा, या गवर्नमेंट के किसी सेंट्रल बैंक के द्वारा। जैसे हमारे वहाँ सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई। अगर ये दोनों कंडीशनें फुलफिल होती हैं तो वो करेंसी क्या कराई जाएगी, आपकी फेट मनी कहलाएगी। अभी मैंने जो मैंने प्रिंट आउट करा, क्या करा, 5 रुपए का कॉइन निकाला और प्रिंट आउट निकाला, उसमें से प्रिंट करके मैंने वो करेंसी बाहर निकाली। क्या मैं राजा हूँ, नहीं हूँ। क्या किसी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ, नहीं हूँ। या सेंट्रल बैंक में हूँ मैं, नहीं, कुछ भी नहीं हूँ। तो क्या होगा, मेरी करेंसी क्या है, पेपर। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल होती है क्योंकि वो पेपर के फॉर्म में है। दूसरी जो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए वो नहीं है, राइट। पेपर के फॉर्म में हो, मेटल के फॉर्म में हो, और या क्वीन या किसी गवर्नमेंट के द्वारा उसको इशू कराया था, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तो ये क्या है, फेट करेंसी नहीं होगी। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो ये फेट करेंसी होगी। जैसे हमारा 100 रुपये का नोट होता है, वो एक फेट करेंसी है, क्योंकि फेट करेंसी क्योंकि दोनों है, पेपर के फॉर्म में है, उसके फॉर्म में है, राइट। वो वर्चुअल फॉर्म में भी हो सकती है जो आप आजकल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, और किसी क्वीन और सेंट्रल बैंक, और ये क्या है, आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है। अब 1 रुपये का कॉइन है, 1 रुपये का कॉइन कौन करता है, हमारा आरबीआई नहीं करता है, सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है, राइट। सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। अब सेंट्रल बैंक के पास क्या है, 1 से 1000 रुपये तक के करेंसी को वो छाप सकती है, कॉइन्स को छाप सकती है, इतनी अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास होती है। दूसरा आपको मैंने बोला था लीगल टेंडर। अब लीगल टेंडर के द्वारा भी इसमें दो चीजें कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। वो एक फेट मनी होनी चाहिए, फेट करेंसी, जो ऊपर वाली दो कंडीशन ही थी। और यहां पर क्या होगा, नो अदर पार्टी क्या कर सकती है, कांट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, मतलब वो रिफ्यूज नहीं कर सकती। जैसे मेरे वाले केस में क्या कहता, मैंने जो छापा था, राइट, वो उसमें अदर पार्टी रिफ्यूज कर सकती है। बट इस वाले केस में क्या होगा, जो गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक फेट करेंसी है, तो अदर पार्टी क्या करेगी, उसको रिफ्यूज नहीं कर सकती है। उसमें हम लोग किसी टाइप की भी डेप्ट के, आप बैंक में जाएंगे तो बैंक वाला भी उसको एक्सेप्ट करेगा। आपको कुछ मैगी खरीदनी है, बिस्किट खरीदने हैं, उसमें भी क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा, उसको करना पड़ेगा, ऐसा उसको लॉ में लिखा गया है, राइट। यहां पर दो कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे, यहां पर लीगल टेंडर भी आपको पता चल गया, राइट। आपको यहां पर आपका आएगा डिमोनेटाइजेशन, और एक आ जाएगा रीडिनोमिनेशन, राइट। ये आपको इस कोर्स में नहीं है, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। डिमोनेटाइजेशन 2016 के पास हुआ था, आपको पता है 2016 के पास डिमोनेटाइजेशन हुआ था। उस टाइम क्या हुआ था, मोदी सरकार ने SBN, महात्मा गांधी स्पेशल महात्मा गांधी सीरीज के जो सीरीज थे, महात्मा गांधी के सीरीज के जो 500 और 1000 के नोट थे, गवर्नमेंट ने क्या कहा, 500 और 1000 रुपए के नोट थे, इस फलाना डेट के बाद विल बी नो लॉन्गर लीगल टेंडर। तो मतलब उसके बाद आप बैंक में जाएंगे या कोई कम्युनिटी खरीदने आएंगे तो सामने वाला पार्टी उसको एक्सेप्ट करने से मना कर सकती है, राइट। तो याद हुआ, तो ऐसे जो नोट्स होंगे वो क्या होंगे, नॉन लीगल टेंडर। अब मैं बताता हूँ, $1, अब ये आपसे एक प्रश्न है, $1 है, 100 रुपये का डॉलर, क्या ये लीगल टेंडर है भारत में? तो आप बोलेंगे स्वतः ही नहीं है, क्योंकि उस टेरिटरी के द्वारा उसको क्योंकि भारत सरकार का रुपया ही यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर डॉलर नहीं चलेगा। तो डॉलर क्या होगा, लीगल फेट मनी है बट लीगल टेंडर नहीं है भारत में, राइट। गवर्नमेंट ने उसको लीगली नहीं कह रखा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आती हैं, आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पर मैं बता रहा था डिमोनेटाइजेशन, राइट। डिमोनेटाइजेशन में क्या हो सकता है, स्पेशल टाइप के नोट को क्या कर सकती है गवर्नमेंट, बैन कर सकती है किसी ऑर्डिनेंस के थ्रू, राइट। अब रीडिनोमिनेशन क्या होता है, रीडिनोमिनेशन क्या होता है, जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मान लो अभी 10 रुपये का एक टमाटर आता है, तो क्या होगा, अब महंगाई बढ़ते क्या हो गया कि 2.5 लाख रुपए में एक टमाटर आ रहा है। क्या हो रहा है, 2.5 लाख रुपए में एक टमाटर आ रहा है। तो क्या होगा, आप बोरी भर के ले जाएंगे और टमाटर लाए, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी यहाँ से इतना चीज़ों को ले जाने में। 2.5 लाख रुपए बोरी भर के ले जा रहे हैं, 2.5 करोड़ रुपए में एक टमाटर आ रहा है। तो उस केस में क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है, इसके जीरोस को हटा के इसी के इक्विवेलेंट कहेगी कि 2.5 लाख इक्वल्स टू 1 रुपी, 2.5 लाख रुपए की, या कोई अदर नाम दे देगी, संजय नाम दे देगी, मान लो 1 संजय, 2.5 लाख रुपए की 1, तो उसके इक्विवेलेंट होगा। अब उसको सिर्फ एक संजय लेके 1 किलो उसको टमाटर मिल जाएंगे, तो इसे बोलते हैं रीडिनोमिनेशन, राइट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक डिटेल्स अबाउट द इकोनॉमी। अब यहाँ पर हम लोग करेंसी के बारे में बात कर लिया मैंने, उसमें से फेस वैल्यू बता रही, हमारा सेंट्रल बैंक इसको इशू करता है, राइट। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं।
अब हम लोग यहां पर बात करेंगे डिपॉजिट विद द बैंक एंड लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक, राइट। अब डिपॉजिट विद द बैंक, अब क्या है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक बड़े बड़े टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। डिपॉजिट विद द बैंक क्या है, बैंक में अगर आप पैसा रखते हैं, आपको कोई काम किया, आपको पैसा मिला, 500 रुपये आपको मिले, तो क्या करा आपने, बैंक में एक अकाउंट खोला, बैंक में अकाउंट खोला, उसमें पैसा जमा किया आपने, बैंक ने आपको उसमें 6% का इंटरेस्ट रेट मान ले दिया, पर ईयर होता है आपको, एक साल बाद बैंक आपको 506 रुपये देगा। दिस वॉज द सिंपल सिस्टम डिपॉजिट विद द बैंक, राइट। अब ट्रांसफर के लिए भी दिया होगा, आप ऑनलाइन भी उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट, डिजिटली इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, या आपको चेक के थ्रू भी कर सकते हैं उसको ट्रांसफर, किसी को देना है तो पैसा, राइट, वो बैंक में जैसे भी आपको जमा करना है, या आप ऐसे जमा कर सकते हैं। अब लोन एक्टिविटीज़, अब बैंक खाली तो बैठा नहीं होगा, सिंपल सी बात है, बैंक कुछ काम कर रहा है तो उसको भी पैसा चाहिए रनिंग के लिए, अपने स्टाफ को पैसा देने के लिए, क्योंकि बैंक में एम्प्लॉय होते हैं। तो बैंक पैसा कैसे बनाता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। मान लीजिए एक कस्टमर है, क्या है गाइस, और ये बैंक है और ये है इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो इस जो पूरा सर्कल चल रहा है, इसमें क्या है, बैंक एज ए इंटरमीडिएटरी काम करता है। क्या काम करता है, बैंक इंटरमीडिएटरी काम करता है। अब इसमें क्या हो, पैसे का सर्कुलेशन में वो हेल्प करता है। क्या करा, मान लीजिए यहां पर इस इंसान को एक कोई काम करा, उसको 500 रुपये मिले, तो उसने क्या करा, मान लीजिए 500 के 500 रुपये उसने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, और बैंक ने कहा कि आपको हम 6% का इंटरेस्ट रेट देंगे, एक साल बाद आपको 506 रुपये मिलेंगे। अब यही क्या करा इसने, जो 500 रुपये, मान लीजिए बैंक के पास कोई रुपया नहीं था, उसने क्या करा, इस 500 रुपये को इसी इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया, उसने कुछ चीज़ें बनाई, यहाँ से मतलब कार बना दी मान लो 500 रुपये की, और इससे क्या करा, जो ये पैसा दिया है तो इस पर बैंक इंटरेस्ट रेट लेगा, क्योंकि बैंक खुद की जेब से तो कहाँ से देगा, उसके बाद तो 0 रुपये है। तो उसने कहा मैं 12% इंटरेस्ट रेट लूंगा, तो 12% में इंटरेस्ट रेट लेने इसने कार बनाई, और मान लीजिए ये जो इंसान था वो इसी कंपनी में काम कर रहा था, तो इसको काम करने के लिए पैसे मिले, राइट, इसको पैसे मिले, तो इस तरह से पैसे का सर्कुलेशन हुआ था, मतलब यहां से यहां घुमा, यहां से फिर दोबारा से यहां घुमा। अब क्या हुआ, इसने कार बनाई तो इसको प्रॉफिट हुआ होगा, उसने क्या करा, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट के साथ बैंक को एक साल बाद 512 रुपये दिए, और आपको कितना देना है उसने, 506 रुपये, तो 6 रुपये उसके प्रॉफिट हो गए। क्या हो गए, बैंक के प्रॉफिट। तो इस तरह से बैंक काम करता है, तो लोन की एक्टिविटीज को करता है। अब उसमें से क्या करता है बैंक, उसमें से मेजर जो पोर्शन होता है उसको, तो मान लीजिए वो गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स होते हैं, आरबीआई के, CLR, SLR, जब आप पढ़ेंगे हायर में क्लासेस में, अभी तो नहीं पढ़ेंगे उसमें क्या होता है कि कुछ पोर्शन जो पैसा होता है, जैसे मान लीजिए 500 रुपये है, तो उसमें से कुछ परसेंटेज क्या है, आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उसको अपने पास रखना पड़ता है बैंक को। और मान लीजिए 80% पैसा 500 में से क्या है, 400 रुपये अपने पास रखेगा, नहीं 400 रुपये तो वो लोन में घुमाएगा, 100 रुपये उसने अपने पास रखने होंगे। तो इस तरह से काम चल रहा होता है, राइट। तो ऑलवेज डिफरेंस के बीच, दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, राइट गाइस। अब हम लोग बढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिट सिचुएशन। अब यहां पर इन्होंने एक छोटा सा चीज़ है, बहुत ईजी सी चीज़ है गाइस, सॉरी गाइस, ठीक है, ये बहुत ईजी सी चीज़ है, बट आपको मैं समझाता हूं उसको। अब क्रेडिट सिस्टम में क्या हो रहा था, यहां पर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम में क्या होगा, क्रेडिट का मतलब होता है लोन, क्या है, क्रेडिट का सिस्टम मतलब होता है लोन का, इस वेट, हाँ थिन, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, लोन होता है, लोन में पैसा देना, राइट, ये याद रख लेना। क्रेडिट और डेबिट, आपने सुना होगा क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है बेसिकली गवर्नमेंट उसको, जो बैंक का होता है उसको आपको लोन दे रहा होता है। और ये क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है किस किस के बीच में, जो भी पार्टी है, एक तो बोरोवर के बीच में होगा, और एक होगा जो गिवर, जो दे रहा होगा उसको। अब यहाँ पर आपका एक फ्रेंड भी हो सकता है, बोरोवर आप भी हो सकते हैं, मान लीजिए आप बोरोवर हैं, आप पैसा ले रहे हैं, आपका फ्रेंड होता है वो बैंक वाला भी हो सकता है, वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा होता है, वो मनी लेंडर भी हो सकता है, राइट, जो मनी पैसे देता है इनफॉर्मली, राइट। और आपको जब वो पैसा पे नहीं करता तो आपको मूवीज़ में देखा होगा, आपको पीट रहा होता है, घर से बर्तन बाहर फेंक रहा होता है, मेरा पैसा निकाल, राइट, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पर ये एग्रीमेंट हुआ, और इस एग्रीमेंट में क्या लिखा कि 6% इंटरेस्ट रेट पर आपको देना है। तो उसने कहा, ये बैंक का था और बैंक से आपने 500 रुपये का ले लोन, और उसमें 6% इंटरेस्ट रेट में आपको एक साल बाद उसको 506 रुपये देने हैं। तो ये आइडियल सिचुएशन होगी। तो मतलब प्रिंसिपल अमाउंट आपका 500 रुपये हो गया और इंटरेस्ट आपका 6 रुपये हो गया, तो 506 रुपये आपने आइडियली उसको चुका दिए, राइट। इस तरह से क्रेडिट सिस्टम चलता है, लोन का सिस्टम चलता है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये होगी कि आपको पैसा मिला, बट आपने क्या करा, किसी कारण से आपका बिजनेस फेल हो गया, तो आप पैसा दे नहीं पाए,
तो वो आप डिफ़ॉल्ट करके पैसा नहीं दिखाया तो इसी को कहते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा, आप उसको चुका नहीं पाए। तो दूसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसे आप बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, राइट। ये दोनों कंडीशंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो सिंपल ये क्रेडिट सिस्टम का यही था, राइट गाइस। क्रेडिट का मतलब होता है लोन। अभी सिर्फ आपको इतना समझना है। अब टर्म्स ऑफ द क्रेडिट, अब यहां पर एक थोड़ा सा जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं वो आपके बारे में बता देता हूं। टर्म्स ऑफ द क्रेडिट, क्रेडिट के टर्म्स क्या क्या हो सकते हैं। अब उसमें सबसे पहला एक टर्म आएगा वो है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या होता है? जो लोन के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि किस रेट पे वो पैसा देना है, राइट। जिसमें बोरोवर और क्या होता है, जो बैंक होगा उनके बीच में रिपेमेंट करना है, प्रिंसिपल अमाउंट मैंने आपको बता दिया एक्चुअली। अब जो इंटरेस्ट रेट हो सकते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। या तो आपका होगा इंटरेस्ट रेट होगा फिक्स होगा, या दूसरा होगा आपका फ्लोटिंग होगा। फ्लोटिंग का और फिक्स है। देखिए मान लीजिए मैंने 10 साल के लिए लोन लिया, क्या लिया? 10 साल के लिए लोन लिया बैंक से। पर इसको और अच्छे से समझाता हूँ। ये बैंक है और ये हैं आप, राइट। तो क्या करा मैंने यहाँ 10 साल के लिए बैंक से लोन लिया। अब बैंक से जब मैंने ये लोन लिया तो क्या करा, बैंक ने कहा कि 6% इंटरेस्ट आपको एनुअली मुझे पे करना होगा। तो क्या होगा, हर साल मैं कितना करूँगा, 10 रुपये लिया तो 106 रुपये, 16 रुपये मतलब 100 रुपये ले लो, मान लो ऐसे करके, ठीक है। तो 100, ये ईजी होता है। 106 रुपये हर साल मुझे 106 रुपये उसको देने पड़ेंगे, राइट। इस तरह से कर गया। तो यहां पर क्या हुआ, 10 साल के लिए टोटल हर साल 6 रुपये उसको देने पड़ेंगे एज ए लोन, राइट। हर साल कितने दे रहे होंगे उसको, 6 रुपये देंगे प्लस प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ, राइट। ये होगी आइडियल सिचुएशन, राइट, जिसमें आप क्या होंगे, बैंक के जो इंटरेस्ट रेट है 10 साल के लिए फिक्स कर दिया है, इसके बीच में कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि एग्रीमेंट पर आपने साइन कर लिया है। तो इसे बोलते हैं फिक्स इंटरेस्ट रेट, जो आपको मैंने यहां पर बात कर रहा हूं। दूसरा होगा एक कंडीशन है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। अब फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या होता है, उसमें नॉर्म्स एंड कंडीशन। मान लीजिए 10 साल का लोन लिया मैंने, बैंक ने कह दिया कि पहले जो 5 साल के लिए है रहेगा और लोन का इंटरेस्ट रेट रहेगा 12%। वही 100 रुपये आपने लिए, पहले 5 साल के लिए आपको कितने हैं, 12% ही चलाना है, फिर उसके अगले 5 साल के लिए 6% का रेट है, ऐसा भी होता है, राइट। तो उस केस में क्या होगा, ये हो जाएंगे फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। और भी चेंजेस हो सकते हैं, या जो भी मार्केट में चेंजेस आएंगे उसके हिसाब से लोन के जो इंटरेस्ट रेट होंगे वो भी चेंज होंगे, वो घट भी सकते हैं, वो बढ़ भी सकते हैं। ऐसा अग्रीमेंट में लिखा है तो ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे चीज़ों को क्या कहेंगे हम लोग, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट कितने टाइप के हो गए आपके, 2 टाइप के, फिक्स और फ्लोटिंग हो गए। अब यहां पर एक और टर्म्स आता है डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप का मतलब क्या होता है कि आपने पैसा लिया, बोरोवर ने जो पैसा लिया उसको रिकवर पैसा दे नहीं पाया, तो क्या हो जाएगा, वो एक ट्रैप में फंस गया उसका। तो ट्रैप में फंस गया तो उसको या तो उसके घर के बर्तन उठा ले जाएगा या कुछ और करेगा, उसको पीटेगा मारेगा। ऐसा मूवीज में आप देखते रहेंगे। फार्मर है, एक मनी लेंडर से उसने पैसा लिया, मनी लेंडर को चुका नहीं पाया तो उसने क्या कर दिया, उसकी ज़मीन को जब्त कर लिया और साल भर जिंदगी भर के लिए वो बॉन्डेड लेबर की तरह उसमें काम करेगा। ऐसा बहुत पहले होता था, अभी भी होता है, बट वो घट चुका है उतना, राइट। पहले बहुत कुछ ऐसा होता था। मनी लेंडर की जो प्रॉब्लम थी, इनफॉर्मल जो सेक्टर था जो मनी लेंडिंग करता है, तो ऐसा होता था, तो उसे बोलते हैं डेब्ट ट्रैप की। अब यहाँ पर एक आएगा कोलेटरल वर्ड। कोलेटरल वर्ड के बगल में आता है कि आपने एज ए सिक्योरिटी क्या दिया है, क्या दिया है। जब मैंने, मान लीजिए ये बैंक है, बैंक बहुत बार क्या करेगा, आपको इजीली लोन नहीं देगा, राइट। ये मैं हूँ और बैंक के पास गया, मुझे कहा मुझे 500 रुपये दे दो। बैंक ने आपके क्रेडिट हिस्ट्री चेक करी कि कैसा कमाते हो, क्या कमाते हो। तो क्या करा, बैंकों को लगता है कि अगर आप पैसा पे नहीं करेंगे तो कहेंगे कि आपको 500 रुपये तब दूंगा जब आप आपके पास कोई ज़मीन है, आपके पास कोई गाड़ी है, उसको गिरवी रखना पड़ेगा आपको, और जब आप रिपेमेंट कर लेंगे तो आपको ये चीज़ें मैं वापस दे दूंगा। मतलब अगर आप पैसा देने में डिफॉल्ट कर गए तो आपको वो क्या करेगा, बैंक वो चीज़ें जब्त कर लेगा। तो जो चीज़ है वो एज ए सिक्योरिटी आपने रखा, वही चीज़ आपकी क्या कहलाएगी, कोलेटरल कहलाएगी, राइट। इसे क्या कहते हैं गाइस, कोलेटरल। वो कोलेटरल में आपके हो सकते हैं, लैंड हो सकता है आपका कोई बिल्डिंग हो सकती है, आपका व्हीकल हो सकता है, लाइव स्टॉक हो सकते हैं, जो बैंक में आपने डिपॉजिट कर रखा वो भी आपका हो सकता है, एज ए गारंटी लिया जाता है, लोन की गारंटी जिसे हम लोग कहते हैं, राइट। तो ये चीज हो गया हमारा कोलेटरल। और कोलेटरल में ये सब चीजें लिखी होगी कि ही विल, लेंडर हैज द राइट टू सेल द कोलेटरल टू ऑब्टेन द पेमेंट। तो क्या करेगा, जो कोलेटरल में आपने रखा था पैसा, तो उसके पास टोटली राइट होंगे कि अपना पैसा निकालने के लिए, आप क्योंकि आप तो पैसा दे नहीं रहे हैं, अपने पैसे को निकालने के लिए क्या करेगा, वो आपका गाड़ी, बंगला
जो भी आपने रखा होगा कोलेटरल में उसको क्या करेगा, वो बेच सकता है और बेचने के बाद जो पैसा रिकवर होगा वो अपने पास रख लेगा। इस तरह से चीज़ें चलती हैं जिसे हम लोग कोलेटरल कहते हैं। अब हम लोग क्रेडिट सिस्टम के, लोन सिस्टम के क्या करेंगे, फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, टाइप्स के बारे में बेसिकली बात करेंगे। टाइप्स में क्या हो सकते हैं, जो लोन देने वाले होंगे, क्रेडिट का मतलब ये याद रख लीजिएगा, इसका मतलब होता है लोन, फॉर्मल सेक्टर लोन इन इंडिया, मतलब इसको क्रेडिट सिस्टम कह सकते हो आप। यहां पर क्या आएंगे, दो सेक्टर आएंगे, एक तो आएगा फॉर्मल सेक्टर आएगा, राइट, जिसमें रूल्स और रेगुलेशन से चलेगा, जो गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाएंगे, फॉर्मल सेक्टर, ये याद रख लीजिएगा। वहां पर भी आपने पढ़ा था क्लास, अभी इसका जो पहला वाला चैप्टर था उसमें भी हमने फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड और इनऑर्गेनाइज्ड के बारे में पढ़ा था, राइट। तो यहाँ पर फॉर्मल सेक्टर में क्या आएगा, आपका रेगुलेशन से रेगुलेटेड होगा, गवर्नमेंट रेगुलेटेड होगा, और इनफॉर्मल सेक्टर हो गया, क्या होगा, नॉन रेगुलेटेड होगा, गवर्नमेंट के द्वारा कोई रेगुलेशन इसमें किया नहीं जाएगा। अब इसमें एग्जाम्पल क्या होंगे आपके रेगुलेटेड के, फॉर्मल सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो रेगुलेटेड के आपके हो जाएंगे, बैंक हो जाएंगे, कोऑपरेटिव बैंक हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, राइट, पेमेंट बैंक हो गए, राइट, रूरल बैंक हो गए, रीजनल रूरल बैंक आप बात करते हैं जिनके बारे में आप बात करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, राइट। ये सारे क्या हो गए फॉर्मल, जो गवर्नमेंट के द्वारा क्या किसी एक्ट के अंदर रेगुलेट किए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा, बेसिकली आरबीआई जिनको रेगुलेट करेगा या गवर्नमेंट उनको रेगुलेट करेगी, वो सारे क्या आएंगे, फॉर्मल सेक्टर के एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद आएगा हमारा इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में आपके मनी लेंडर आएंगे, ट्रेडर्स आएंगे, एम्प्लॉय आ सकते हैं, रिलेटिव्स आ सकते हैं, फ्रेंड आते हैं, ये सारे किस में इंक्लूड होंगे, आपके इनफॉर्मल सेक्टर में, राइट गाइस। तो ये चीज़ें हो गई हमारा सारा कुछ, जो फॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर है, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली है, राइट। फॉर्मल सेक्टर के बारे में हमने डिस्कस कर ली। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि जो क्रेडिट में जो आपका लोन सोर्स है इंडिया में कैसा है, राइट, इंडिया में कौन किस तरह से लोन लेता है उसके बारे में एक ग्राफ दे रखा है आपके सामने। बहुत अच्छा ग्राफ है जिसको आप अपने एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं, कि एक स्टेटमेंट आएगा कि यहाँ पर इंडिया में सबसे ज़्यादा लोन कहाँ से लिया जाता है। तो इसमें अगर देखेंगे तो कोऑपरेटिव ऐसा नहीं था, 1947 के टाइम में आप देखेंगे तो मनी लेंडर से, इनफॉर्मल सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा लोन लिया जाता था, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट सर्विसेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, इजीली लोन पास नहीं होते थे, ये सारी प्रॉब्लम थी। तो क्या करते थे लोग, मनी लेंडर इनफॉर्मल सेक्टर से बहुत ज़्यादा पैसा उठाते। तो सीधे सीधे चीज़ें चेंज हुई विद टाइम, और 2010 का ये डाटा है, इसको अपडेट कर सकते हैं, बट मोटा मोटा आपको यही दिखाई देगा। कोऑपरेटिव सेक्टर्स एंड कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, कॉमर्शियल बैंक मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक जिसके बात करें हैं, एसबीआई आपका हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीसीआई, एचडीएफसी, उसमें प्राइवेट, और एससीसीआई, एचडीएफसी, उसमें प्राइवेट और पब्लिक गवर्नमेंट ने, या जिसे पब्लिक सेक्टर बैंक भी आप लोग कहते हैं, राइट। पब्लिक मतलब जो गवर्नमेंट के, जिसमें गवर्नमेंट मेजोरिटी शेयर होल्डिंग में रहेगी, उसको हम लोग कहते हैं। तो वहाँ से जो लोगों का पैसा है 52% वहाँ से लिया था, और अभी भी आप देखेंगे तो गवर्नमेंट और, राइट, इसमें से देखेंगे ट्रेडर्स से, जो इनफॉर्मल सेक्टर है, लैंडलॉर्ड, रिलेटिव्स, फ्रेंड, अदर सोर्स है, ये सारी चीज़ें, प्रोफेशनल, एग्रीकल्चर, मनी लेंडर्स, राइट, यहाँ पर से इतना पोर्शन आप देखेंगे तो इतना सारा पोर्शन अभी भी लोग इनफॉर्मल सेक्टर से पैसा उठाते हैं। तभी देखते नहीं कोई फार्मर क्या है डिस्ट्रेस में आके सुसाइड कर रहा है, क्योंकि वो मनी लेंडर से पैसा ले गया और डेप्ट ट्रैप की पोजीशन में कहा, क्योंकि वहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, राइट। काफ़ी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट मंगाता है, वो पे नहीं कर पाता है, फसल खराब होगी और डेप्ट ट्रैप में आ जाता है, और एक बॉन्डेड लेबर की तरह वो काम करने लग जाता है। अब देखिए इसके अलावा भी क्या होता है, गवर्नमेंट ने क्या करा, एक स्कीम चलाई, बेसिकली एक स्कीम नहीं है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, पुअर पर्सन, उनके पास क्या होते थे, पैसा कम होता है, 50 रुपये, 100 रुपये, तो क्या करते थे वो, बैंकों में उतनी ज़्यादा पहुंच भी नहीं थी, हर गांव में एक बैंक तो होगा नहीं, राइट, और उनको भी पैसा चाहिए, और ज़्यादा अमाउंट नहीं चाहिए होती है। बड़े बड़े शहरों में तो पैसा बहुत चाहिए होता है, राइट, बट एक गाँवों में क्या होता है, छोटी सी मनी से भी आपका काम चल जाता है। तो क्या करता है, लोगों को काम करने के लिए तो क्या करा, गवर्नमेंट ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्थापना करी। तो इसमें क्या होता है, गाँव के लोग ही 10-12 लोग क्या करेंगे, उस गाँव के सभी लोग इकट्ठा क्या करेंगे, एक पूल बनाएंगे, जिसमें क्या करेंगे, हर महीने वो 50 रुपये हर व्यक्ति देगा इसमें, राइट। अब इसमें से किसी भी एक व्यक्ति को मान लीजिए पैसा चाहिए, उसकी घर में कोई शादी है, कोई फंक्शन है, उसके लिए पैसा चाहिए, तो इसी पूल में से उसको पैसा दे दिया जाएगा, और बहुत ही मिनिमम रेट में, बहुत ही सस्ते दामों में उसको ये रेट इंटरेस्ट दे चुकाना पड़ेगा, उसके बाद वो कुछ टाइम बाद उस पैसे को चुका देगा। तो मतलब गांव का पैसा ही गांव में इस्तेमाल हो गया, राइट। ये पैसा पुअर पर्सन में होते हैं, राइट। तो पूलिंग ऑफ द सेविंग ऑफ द मेंबर्स, अब लोन किसको मिलेगा, सिर्फ उन्हीं लोगों को जो इसके मेंबर्स रहेंगे। मेंबर्स कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर वैरायटी ऑफ पर्पजेस एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना तय किया गया होगा उस ग्रुप के द्वारा, वो
इंडिविजुअली तय नहीं करते, सारे के सारे मिलके एक कंक्लूजन में आएंगे तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्री रहेगा, तो उसमें से आपको पैसा इंटरेस्ट भी मिलता गया। जब आप ये इंटरेस्ट कब मिलेगा, जब वो लोन पे पैसा जाएगा, जब कोई इसमें खरीदेगा, राइट। इस तरह से और पैसे की सेविंग भी हो गई और एज ए इनफॉर्मल बैंक की तरह वो काम करने लगा। तो इसके फीचर्स, मेजर फीचर्स क्या होंगे, ये आपके एग्जाम्स में पूछ सकता है। इसमें बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप में आपको 15 से 20 मेंबर यूजली आपको दिखेंगे, सेम विलेज के होंगे, वो अदर विलेज के भी हो सकते हैं। मोटिव क्या रहेगा, सेविंग ऑफ द पुअर पीपल, पैसे को सेव करना, राइट, पुअर पीपल्स का पैसा। अब कितना हो सकता है वो 20 रुपये 25 रुपये से 100 रुपये के बीच में भी हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, राइट। वो तो ग्रुप की स्ट्रेंथ पे है, राइट। अब लोन किसको देगा, वो सिर्फ मेंबर्स को ही देता है, इतना याद कर लेंगे। लोन किसी और थर्ड पर्सन को नहीं मिलेगा, जो मेंबर्स होंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के उसको ही मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, राइट। अगर ये रेगुलर बेसिस पे सेविंग करते हैं तो ये बैंक में अपना अकाउंट भी खोल सकते हैं। उस पैसे को क्या कर सकते हैं, बैंक में डाल के उसमें इंटरेस्ट और ब्याज भी ले सकते हैं अगर वो 2 साल से ज़्यादा काम करते हैं, राइट। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में मैंने ऑलरेडी बताता हूं, और बार्टर सिस्टम के बारे में जो लास्ट का टॉपिक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग पीरियड में बताया था, क्योंकि उस चीज़ को मैंने पहले आपको समझाया था कि किस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स चलता है बार्टर सिस्टम में, सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज नोन एज बार्टर सिस्टम। लिमिटेशन जो मैंने आपको ड्रॉबैक्स ऑलरेडी बता चुके हैं मैंने। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नीड्स गुड्स मस्ट बी सेटिस्फाई द ईच अदर, जिसे बोलते हैं डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। मैनी प्रोडक्ट्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, यहाँ पर क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए 5,000 रुपये का नोट है तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कमोडिटी को 1000 रुपये के नोट का आप बैंक में जाएंगे तो बैंक क्या करेगा आपको, उसमें लिखा होता ना कि नोट में आई प्रॉमिस टू द बियरर, तो इतना मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो बैंक में जाएंगे तो बैंक आपको क्या करेगा, इस 500 रुपये के छुट्टे दे देगा। और पहले क्या होता था कि 100 रुपये का पहले क्या होता था, इसके बैकग्राउंड में एक सिक्योरिटी रखता था। जब भी बैंक 100 रुपये छापता था तो उससे पहले उसके पास वो एक लिमिट रखता था जिसे बोलते हैं सिल्वर गोल्ड लिमिट। सिल्वर और गोल्ड लिमिट मतलब अगर बैंक में मेरे पास 1 ग्राम गोल्ड है तभी मैं क्या करूंगा, 100 रुपये छापूंगा, राइट। ऐसा कुछ सिस्टम होता था, अब नहीं है, वो सारा कुछ चेंज हो चुका है, राइट। अभी तो क्या करता है, इसी को कहते हैं। अब क्या करा, मैं बैंक के पास गया, उसके बाद क्या करा, बैंक ने क्या करा, मैं छुट्टे करके 500 रुपये के 1000 रुपये का देखो, मान लो 500 रुपये के उसने 2 नोट दे दिए। तो इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, एक टमाटर को आधा काट के तो दे नहीं सकता ना, टमाटर तो पूरा ही लिया जाएगा। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी हमारी नई करेंसी के साथ। वैल्यूएशन ऑफ गुड्स इज वेरी डिफिकल्ट, मैंने आपको बता दिया वो सारी चीज़ें, राइट। टाइम कंज्यूमिंग है, वो भी आपको मैंने बता दिया। पेरिसेबल है, राइट, विद टाइम वो खराब भी हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो ड्रॉबैक्स थे वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो टोटल लेक्चर कंप्लीट हो चुका है आपका। 3rd चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है क्लास 10th का। उसके बाद हम लोग 4th चैप्टर में करेंगे और इसी तरह से हम लोग 4th 5th इसी तरह से क्लास 10th को हम लोग डेली के बेसिस पे 2 या 3 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। देखिए कभी भी ऊपर से अगर आप देखें, अब देखो जिसको देखना है इस लेक्चर को आगे को देख सकते हैं, और जिसको और एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं लेनी है वो जा सकता है और अगले लेक्चरों के लिए आप इंतजार कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी बुक को पढ़ते हैं तो आपको 5W1H का फॉर्मूला इस्तेमाल करें, और इसी तरह से नोट भी आप बनाते जाएं। अपने नोट्स ऐसे बनाते हैं। WH क्या है, 5WH क्या है, व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हु, तो ये हो गए, और हाउ। अगर आपको पता चल गया कि व्हाट ये है क्या, क्यों लाया गया, किस लिए लाया गया, कौन कर रहा है इसके पीछे, कारण कौन है, राइट, कौन अथॉरिटी है और किस तरह से लागू किया जाता है, ये सारी चीज़ें कोई भी सिचुएशन में देखेंगे तो यही चीज़ें आपके इस्तेमाल हो रही हैं। और इसी तरह से नोट बनाने चाहिए आपके, राइट। तो इतना आपको ध्यान रखें। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, आपको ये कंप्लीट नोट्स, या आपको 6 to 12th सब्जेक्ट के सारे सब्जेक्टों के नोट्स चाहिए यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में 499 रुपीज़ को आपको ऑल टाइम के लिए आपको मिल जाते हैं। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 7505134891। इस नंबर पे आप कॉल करें, आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। और हमारे यूपीएससी के बैच भी चल रहे हैं अभी इस साल 2020-21 में। 18 स्टूडेंट जो हमारे मेंस लिखेंगे और बहुत सारे जो लोग हैं इंटरव्यू के लिए भी जाएंगे। आई थिंक सो सिलेक्शन भी होगा बहुत लोगों का। तो अगर आप भी करना चाहते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन तो 2499 रुपीज़ में या 2999 रुपीज़ में ऐसा कुछ है प्लान, जिसे आप इस नंबर पे पता कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, आपको ये प्लान की पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी और आप भी अवेल कर सकते हैं। 1 ईयर का पैकेज है, इसमें कंप्लीट आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो गाइज दिस वॉज द होल लेक्चर्स इन विच आई टोल्ड यू अबाउट द आई एक्सप्लेन यू द 3rd चैप्टर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द क्लास 10th। अब हम लोग क्लास
4th चैप्टर में पहुँचेंगे कल या आज ही मैं लेक्चर लाने की कोशिश करूँगा। राइट, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।